डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 3। इससे पहले सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को सॉल्व कर चुका हूं। सेट नंबर 3 आप देख रहे हैं आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, और 40 नंबर का जो आपका न्यू पैटर्न है उसी के हिसाब से आप देख रहे हैं। आपको सभी को पता होगा, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, हमेशा बताता हूं कि आपके 12th क्लास की प्लेलिस्ट हमेशा देखिए। हमेशा उस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी वीडियो आपके रिलेटेड डाले जाएंगे वो सारे इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इसीलिए आपके लिए एक ही प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। 2021 के एमसीक्यूज़ वाले जो आपके मॉडल पेपर्स थे उनको भी सॉल्व किया गया है, और 2022 का जो अभी आप 5 सेट देख रहे हैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो सारे विषय के सॉल्यूशंस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर विजिट करें। अगर आपको 90 प्लस स्कोर प्राप्त करना है तो 2021 के मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाए थे, उनको देख लेना, जिसके 4 सेट सॉल्व किए गए हैं। और 2022 के जो अब मॉडल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ इसके 5 सेट सॉल्व कर रहा हूँ, तो टोटल मिला के 9 सेट हो गए, जिसमें सारे के सारे एमसीक्यू पढ़ने हैं। आपको बड़े क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। 5 सेट में तो एमसीक्यू है और 4 सेट में एमसीक्यू प्लस में आपके बड़े क्वेश्चन भी है। तो केवल स्टार्टिंग के 20 जो एमसीक्यू पूछे गए हैं उनको पढ़ लेना, बहुत काम आएंगे आपको। और उसके अलावा आपके जो मासिक जांच परीक्षाओं के प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व करवाए थे उसमें भी 5-5, 6-6 स्टार्टिंग में एमसीक्यू है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ उनको पढ़ लोगे तो फायदे में रहोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन से, और आशा करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लेना ताकि आपसे एक भी वीडियो कोई मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से हुई है। ज़्यादातर चीज़ें हमारे जो स्टडी लैंग्वेज में आती हैं वो ज़्यादातर ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीस लैंग्वेज से ही उत्पन्न हुई हैं। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रत्येक बिंदु जो है आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को प्रस्तुत करता है या प्रदर्शित करता है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? तो रघुराम राजन को भारत का अर्थशास्त्री कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ये अल्फ्रेड मार्शल का है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो एक फर्म के संतुलन का जो अध्ययन है वो व्यष्टि के अंदर किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु का मांग फलन जो है आपको 20 और 2p, जहाँ पे p आपका छोटा और बराबर हो सकता है 10 से, तथा बाजार में उस वस्तु के 20 उपभोक्ता हैं, वस्तु के लिए बाजार मांग फलन ज्ञात करना है। तो ये आपको मांग फलन ज्ञात करोगे तो यहाँ पे 20 आपका है, तो ये 20 से आपको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400 हो जाएगा, और 20 दूनी 40 ही हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 440p। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 8वें नंबर। अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? तो आवश्यकताओं की संतुष्टि से अर्थशास्त्र में उपयोगिताओं का तात्पर्य है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो सकती है। डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो ऋणात्मक नहीं होंगी। 10वां क्वेश्चन है, संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है। यहाँ पे खाली स्थान में आएगा अधिकतम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर उपभोक्ता की जो है संपूर्ण आय खर्च होती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, खालिस्तान में संपूर्ण भरना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये इसके हिसाब से बताया गया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अब यहाँ पर इसके हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ चलिए देखते हैं, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के मध्य बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? तो जी पर जो है मध्य बिंदु है, इस पे मांग की लोच क्या होगी? तो यहाँ पर जो मांग की लोच क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन जो है सेकंड सेट या फर्स्ट सेट में भी आया हुआ है, आप देख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है? आपको बताना है कि मान्यता कौन नहीं है। तो उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है, ये एक मान्यता नहीं है। उपयोगिता को कभी भी हम गिन नहीं सकते। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 14वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपये को 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है। ये रसगुल्ला और गुलाब जामुन है ना, हर सेट में आ रहा है, बार बार आपको दिवाली की मिठाई की याद दिला रहा है। तो दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये
तथा मात्राएं x और y है तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बजट रेखा का समीकरण बहुत ही सिंपल है, ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी जिसमें आपको x है 4 और y है 5। तो यहाँ पे x 4 और y 5 दोनों का योग जो है टोटल, क्योंकि इस पे टोटल 20 रुपये दो वस्तुओं पे खर्च कर रहा है तो बराबर 20 क्या आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है। तो यहाँ पे प्रतियोगी वस्तुओं में आपका पेप्सी कोला जो है ये आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे 16 क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत y अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की मांग की लोच का क्या मान होगा। जब ये आपकी y अक्ष के समांतर है, y आपका ये हो गया, x ये हो गया, इसके समानांतर अगर ऐसे जाएगी तो 0 हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में उत्पादन से तात्पर्य क्या है, तो आगत का निर्गत के में रूपांतरण ये भी होता है, नई उपयोगिता का सृजन भी होता है, और साधनों की सहायता से वस्तुओं की सेवाओं का निर्माण भी होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही है, इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें पूछा गया आपसे, परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर क्या कहा जाता है। परिवर्तन की दर को कहा जाता है सीमांत उत्पादन, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन है, उत्पादन कौन करता है, सॉरी उत्पादक कौन होता है, तो साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति, क्योंकि आप भी अपने किसी न किसी साधन और वस्तुओं और सेवाओं का जो है निर्माण करेंगे तो आप भी उत्पादक कहलाएंगे। तो ये हो गया इसका राइट आंसर ए। उसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है। तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा, जबकि आपका देखो 5 इकाइयों का प्रयोग से किसी वस्तु के 24 और 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 होते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है, दोनों में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 इकाई हो जाएगा उत्पादन का मान, ठीक है, सीमांत उत्पादन का मान, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 21 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है, तो सीमांत आगम कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है, तो कुल परिवर्तनशील लागत, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके में परिवर्तन होता है, कुल परिवर्तनशील लागत में। इसके बाद में 23 नंबर है, किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान हमेशा 1 होगा, कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद में 24 नंबर है, मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फर्म हैं तथा वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई, एक फर्म वस्तु की 50 इकाई की पूर्ति करता है, तो वस्तु की बाजार पूर्ति क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 5 ये है और 5 रुपये प्रति इकाई की वस्तु की दर से ये किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है ये 150 इकाई के आसपास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 एक जैसे फर्म है और 50 आपकी इकाइयाँ हैं, तो 50 गुणा 3, 5 ये 15, 150 जो है आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाइयाँ बेच कर 50 रुपये तथा उसी वस्तु की 6 इकाइयाँ बेचकर 70 रुपये प्राप्त करता है, तो सीमांत आगम का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 50 रुपये था और यहाँ पे इसको 70 रुपये मिला, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20 रुपये, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाभ अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब टी आर और टी सी बराबर होते हैं तब, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत न्यूनतम एवीसी से कम होती है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। दीर्घकाल की बात हो रही है तो इसमें सामान्य लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में 29 नंबर है, एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र Q बराबर 10-2P और Q बराबर 10+3P है, तो साम्य कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे साम्य कीमत जो है आपकी कितनी हो जाएगी, अगर आपके देखिए Q जो है आपका 10-2P है और यहाँ पे Q बराबर है ये आपका Q बराबर 5+3P है, तो इसका साम्य जब हम निकालेंगे तो इसका एक आंसर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 30 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है
किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि होती है, तो पूर्ति की कीमत का लोच का मान कितना होगा? जबकि मैंने ये पहले आपको दूसरे वाले सेट में ही बताया था कि कितना आएगा, 0.8%। ठीक है, तो इसको परसेंट में निकालेंगे, और चाहे तो आप परसेंट ना भी निकाले, डायरेक्ट पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 31 नंबर, किसी फर्म के लाभ को इसमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो फर्म का लाभ जब हमें निकालेंगे तो TR माइनस TC हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है? जब MR और MC बराबर हो तो संतुलन हो जाएगा। संतुलन हमेशा बराबरी पे होगा। इसके बाद में 33 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब जब पूर्ति में कमी हो तब। ठीक है, तो C ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। श्रम से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य प्रति घंटे के हिसाब से वो जो है क्या हो जाएगा, श्रम हो जाएगा उसका। उसके बाद में 34 के बाद में 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, यदि श्रम का सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु का मूल्य P है तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। हमेशा सूत्र सारे याद रखेंगे आप चैप्टर के, तो A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, P/MPL। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक होती है जब सीमांत आय धनात्मक होती है। B ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। 37 नंबर है, दीर्घकाल में संतुलनावस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर खाली स्थान में आपको B ऑप्शन करेक्ट करना है, अधिक होती है। इसके बाद में आते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर में विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है? तो एकाधिकार यानी मोनोपोली बाजार का। उसके बाद में 39 नंबर है, दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है? तो एकाधिकार मोनोपोली बाजार में होती है। असामान्य लाभ होता है क्योंकि उनकी मनमानी चलती है। उसके बाद में 40 नंबर जो क्वेश्चन है, एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या होती है। तो एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या जो है एक होती है। ये आपका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सारे सॉल्यूशंस देखे सेट नंबर 3 के। इसके बाद सेट नंबर 4 आपके पास में मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय अनुसार मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें ताकि आपके जितने भी सॉल्यूशंस मैंने बनाए हैं वो मिल जाए, और साथ ही साथ आपके जितने भी 2021 के मॉडल पेपर 4 सेट सॉल्व करवाए हैं उनको देखना, उसके MCQ सारे याद कर लेना। मासिक जांच परीक्षा के जितने भी MCQ करवाए हैं उनको कर लेना। अभी जो ये 5 सेट करवा रहा हूँ इसके 40 MCQ है, इनको तो करना ही है आपको। 90+ स्कोर जाना है तो आपको सारे सेट्स जो मैंने बताया वीडियो में, हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपके लिए बोलता हूँ, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देखो चाहे मत देखो। जिसको पढ़ना है और जिसको बढ़ना है वो ज़रूर ये काम करेगा। और इसकी PDF फाइल को प्रिंट आउट करा करके कम से कम आप ज़रूर अपने पास में एक फ़ाइल में रख लें, और उसमें राइट आंसर्स को टिक कर ले वीडियो देख करके, ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाएँ तो उससे पहले रिविज़न करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो बाद में आप वीडियो ढूंढेंगे, कभी कुछ ढूंढेंगे, कभी कुछ ढूंढेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और उस समय परेशानी होगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।